हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं वीबीटी और सीएफटी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से ज्यादा वर्क करना होता है, लेकिन जब हम सीएफटी करेंगे तो सीएफटी में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखा गया है। मैग्नेटिक मोमेंट जब हम देखेंगे उसमें भी हम देखेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम लाइगेंड्स के बेस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे शेप्स दे सकते हैं। क्योंकि जब हम लास्ट क्लास कर रहे थे उसमें मैंने आप लोग को बताया था, वर्नर्स थ्योरी बताई थी मैंने। तो वर्नर्स थ्योरी में हमने देखा था कि उस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वैसे तो हर थ्योरी के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि जब तक कोई लिमिटेशंस ही नहीं होंगे तब तक कोई न्यू थ्योरी हमारे सामने इंट्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें तो आज हम बेसिकली करने वाले हैं वीबीटी एंड सीएफटी। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और इन दोनों थ्योरीज के अपने कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं और अपने कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, बेसिकली जितनी भी थ्योरीज होती है ये हमें पहले से ही पता है और मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली हाइपोथेसिस जब तक काम करती है तब तक वो थ्योरी भी काम करती है, और जब तक वो किसी चीज पे एक्सेप्शंस क्रिएट करना शुरू कर देती है, वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट जब कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है तो हम उसको लिमिटेशंस में रिगार्ड कर देते हैं। और इसी के बाद एक थ्योरी आती है, फिर दूसरी थ्योरी आती है, फिर तीसरी थ्योरी आती है और फिर सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में जैसे हमें पता है हमने 3 थ्योरीज करनी है। वर्नर हम कर चुके हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द होल केमिस्ट्री। ठीक है, और वेदर हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बल्कि केमिस्ट्री की ही ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब अगर हम देखें वैलेंस बॉन्ड, इसका मतलब है बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इतना तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि बॉन्डिंग होगी। अब बॉन्डिंग होगी किसके किसके बीच में, अब इतना तो हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, कि हमारे यहाँ पर हमारे पास एक है सेंट्रल मेटल और एक है हमारे पास लाइगेंड। अब वो अलग डिपेंड करता है कि हमने पॉलीहाइड्रोजन में देखा था, जब हम मेटल पॉलीहाइड्रोजन बनाते हैं तो हमने देखा था कि लाइगेंड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी डेंसिटी भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे हमने EN के केस में देखा था कि वो कैसा होता है, डाइडेंटेट। EDTA के केस में देखा था हमने, वो कैसा होता है, हेक्साडेंटेट। तो उनकी अपनी खुद की डेंसिटी भी होती है, उनका अपना खुद की पावर भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम VBT की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग हो रही है, और बॉन्डिंग कभी एक के बीच में तो होगी नहीं, उसके लिए कम से कम दो तो चाहिए होंगे, दो कंपोनेंट्स तो चाहिए होंगे। तो यहाँ पर वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन है, एक तो सेंट्रल मेटल, जैसे कि वो लेने के लिए तैयार है, बहुत लेना है उसको, चाहिए चाहिए ही चाहिए, हमेशा नीडी ही रहता है। ठीक है, और लाइगेंड जो हमेशा देने के लिए तैयार है, जिसके पास एक्सेस है, वो औरों को भी अपने अंदर मिला लेता है, शिलेट रिंग बना लेता है। ठीक है, शिलेट इफेक्ट भी पढ़ा था हमने, शिलेट रिंग बना लेता है और बेसिकली क्या करता है, देने के लिए रेडी रहता है हमेशा। तो इन दोनों के बीच का जब बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच का, सेंट्रल मेटल और लाइगेंड के बीच का क्या बनता है, हमेशा बॉन्ड बनता है। वो क्या होता है, उस थ्योरी को जब हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, VBT। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लाइगेंड्स हैं, हमारे पास सेंट्रल मेटल है, एक ले रहा है एक दे रहा है, तो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो अब वो बॉन्डिंग किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, क्या उनके एनर्जी लेवल मैच कर रहे हैं उस बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पर जो लिमिटेशंस के साथ मूव किया था हमने वर्नर थ्योरी में, वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बेसिकली VBT जो है हमारी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हमारी, इसने हमें कंसेप्ट दिया किसका, हाइब्रिडाइजेशन। अब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन तो सबको क्लियर है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ मैं यहाँ पर। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमें पता है S ऑर्बिटल, P, D एंड F, ये 4 बेसिक ऑर्बिटल्स होती है हमारे। ठीक है, 4 ही होती हैं। ठीक है, सब ऑर्बिटल्स। अब देखो sp-df, अब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फिक्स हैं। जैसे s के लिए कितना है 2 मैक्सिमम, p के लिए कितना है 6, d के लिए कितना है f, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, सॉरी d के लिए कितना है 10। ठीक है, और f के लिए कितना है
14। ठीक है, तो अब 14 जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो सकते हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो अभी तक हम देखते आए हैं कि जो सेंट्रल मेटल होगा उसमें बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं हम, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके पास कम होंगे, अगर उसके पास कम होंगे, ठीक है, तो उसे कौन देगा, लाइगेंड देने के लिए तैयार बैठा है उसे देने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक तो हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ काम करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर छोटे से टर्म पे हम इसे रिकॉल कराऊं मैं आप लोगों को, तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है कि हमारी जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, जैसे s ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल अलग है, p का अलग है, d का अलग है, f का अलग है, लेकिन हम जब हाइब्रिड स्टेट क्रिएट करते हैं तो हम इन सबके एनर्जी लेवल को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और न्यू स्टेट जिसे हाइब्रिड स्टेट भी बोला जाता है वो क्रिएट करते हैं, जिसके बेस पे हम हाइब्रिडाइजेशन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे एस हाइब्रिडाइज और डी हाइब्रिडाइज, तो इन दोनों की जो एनर्जी लेवल वो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर वैसे देखा जाए तो एस में और डी में बहुत ज्यादा अंतर है, एस और पी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एस और डी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो इन सबका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, और फिर हम उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या हो जाता है, सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड में। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड के ही बेस पे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के ही बेस पे हम क्या देखने वाले हैं, शेप्स भी देखने वाले हैं या फिर ज्योमेट्री भी देखने वाले हैं। ज्योमेट्री और शेप में ये बेसिक डिफरेंस आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं तब ये चीजें क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। अदरवाइज जब नंबर ऑफ लोन पेयर्स हमारे पास नहीं है तो हमारी जो शेप होगी वही ज्योमेट्री होगी, और जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। लेकिन अगर लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो ज्योमेट्री अलग हो जाएगी और शेप अलग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं ज्योमेट्री के साथ। फिर उसके बाद हम वर्क करने वाले हैं कि कोई भी कंपाउंड जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, ठीक है, वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, वो कलरलेस है। वैसे तो अगर हम बात करें कि कलरलेस कंपाउंड है या कलर्ड कंपाउंड है, तो ये हम जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे सीएफटी में, ठीक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर को भी वैलेंस बॉन्ड प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली इस कंसेप्ट को देखेंगे तो जो लाइगेंड्स होते हैं वो किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, ठीक है, और कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो उसको कनेक्ट होते हैं वो आपस में, और किस तरीके से वो डीहाइब्रिडाइज्ड या फिर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्रिएट करते हैं। इनर ऑर्बिटल्स, आउटर ऑर्बिटल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे कि अंदर वाली डी जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं या फिर जो बाहर वाली है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि पेयरिंग होगी नहीं होगी, और ये सब रोल है लाइगेंड्स का। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होंगे तो उनकी जो फील्ड बनेगी, ठीक है, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी उतना ज्यादा जो उसका इफेक्ट रहेगा वो उतना ज्यादा रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। और अगर वीक लाइगेंड्स हैं तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इतनी आसानी से नहीं हो पाती है बेसिकली। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास और ये ज्योमेट्री है हमारे पास, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp आएगा, मतलब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, तो हमेशा जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर। sp2 में ट्राइगोनल प्लानर, sp3 टेट्राहेड्रल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद dsp2 स्क्वायर प्लानर, dsp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये वैसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये बना रहा है FeCO5, और FeCO5 को हम मेटल कार्बोनल्स के रूप में पढ़ते हैं। जितने भी कंपाउंड्स हमारे CO वाले होते हैं और उनमें कोई सेंट्रल मेटल अटैच कर रखा होता है या सेंट्रल मेटल अटैच होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में तो हमारे पास होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे उन्हें मेटल कार्बोनल्स बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, D2sp3 एंड sp3d2। ये दोनों चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है, अपने कमिंग बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे अगर हम देखें
तो बेसिकली D2sp3, जब D2 पहले आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इनर ऑर्बिटल्स हैं D की, D में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? ये अगर हमारा S है तो इसमें कितनी है? 2। सॉरी, यहां पर हम देखेंगे, सॉरी, यहां पर हम देखेंगे S, P एंड D। तो S में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम? 2। तो ऑर्बिटल कितनी होगी? 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है? हम P में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 6। तो ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। और D में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ये ऑपोजिट स्पिन में होंगे हमेशा, ठीक है, और इसे आप एक साथ फिल नहीं करेंगे, ठीक है। जहां से क्वेश्चन बन रहा है, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन देखा जा रहा है कि D2sp3 और sp3d2, तो sp3d2 और D2sp3 हम किस तरीके से बताएंगे? अगर हमारी इनर ऑर्बिटल D की पेयरिंग जब हो रही है, और जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स हैं तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स में फील्ड भी कैसी बनेगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगी। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हमारे पास बनने वाली है सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, ठीक है, तो जो पॉलीहाइड्रन होगा उसका फील्ड कैसा होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हमारे पास होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजिली हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजिली हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर हमारे पास वीक लाइगेंड्स आ जाते हैं तो जो पॉलीहाइड्रन बनेगा, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो किस तरीके से बनेगा? उसकी जो फील्ड होगी वो वीक होगी, और वीक फील्ड होने की वजह से उसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाती आसानी से, ठीक है। तो बेसिकली D2sp3 में भी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी ज्योमेट्री, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। दो कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एक sp3, sp3 जब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल D2sp3। D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनका जो D वाला ऑर्बिट है उसमें, ठीक है। तो जब पेयरिंग हो गई है तो जैसे फाइनल पेयरिंग के बाद ये वाले जो ब्लॉक्स होंगे वो क्या होंगे? ब्लैंक होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग यहाँ पर हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे D2sp3 हैं और sp3d2 हैं, यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद D2sp3 एंड sp3d2, जब इनर शेल्स डी ऑर्बिटल की जब इनर शेल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो कौन सा हम कंपाउंड बना रहे हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें D पहले आ रहा है। और अगर वही D बाद में प्लेस हो रहा है sp3d2, वैसे ज्योमेट्री दोनों की सेम है, ज्योमेट्री में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका D2 कब इन्वॉल्व हो रहा है? बाद में। तो इन्हें ऑर्बिटल्स ऑफ द आउटर शेल्स आर इन्वॉल्व हो रही हैं, इस वजह से इसे ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है। प्रीवियस 7 ईयर्स से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, या तो एग्जांपल्स के बेस पे आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, वीक लाइगेंड, ठीक है, जिस तरीके से करे जा रहे हैं, जिस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, लाइगेंड जब स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग उतनी जल्दी हो जाएगी, पॉलीहाइड्रॉन का जो स्फीयर बनेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। और वहीं अगर वीक लाइगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग बहुत मुश्किल से होगी, ठीक है। तो बेसिकली वीक लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मैं अभी बताऊंगी कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है, कैसे वीक पहचानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, तो बेसिकली यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, sp3 टेट्राहेड्रल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, D2sp3 sp3d2, यहाँ से आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में 110% ये क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। वेदर उसकी ज्योमेट्री आपको गिवन होगी, आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाना होगा, या आपको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे हम इसे D2sp3 बोल सकते हैं, कैसे इसे sp3d2 बोल सकते हैं। तो वेदर D ऑर्बिटल्स जब इनर ऑर्बिटल्स
इन्वॉल्व होंगी तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D2sp3, ठीक है। और जब आउटर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, sp3d2, और ज्योमेट्री दोनों की ही क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ से आपको आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। अब हमने देखा कि जैसे कि हमने वर्नर में भी देखा था, बता तो उन्होंने भी दिया था कि प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो वीबीटी हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन बताया और ज्योमेट्री भी बताई, लेकिन क्या कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, क्या कोई कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। कैसे उसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली जब भी हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं हमारी, इन सब का एनर्जी लेवल सेम है, ठीक है। इतना हमें पता है, डी की सारी ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम है, इसीलिए हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं उसमें, ठीक है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी कर देते हैं। अगर अंदर वाली डी इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो कैसा वो हो जाता है, D2sp3, और ज्योमेट्री क्या हो जाती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर sp3d2 है हमारे पास, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल। तो बेसिकली कंट्रास्ट में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, अब अगर हमारी सारी ऑर्बिटल्स पेयर्ड हैं, ठीक है, सब पेयर्ड है, तो ये जो कंपाउंड होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन अगर इन पांचों में से कोई एक ऑर्बिटल ऐसी है जो फुली फिल्ड नहीं है, मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ऑपोजिट स्पिन में, जिनमें पेयरिंग नहीं हो पा रही है किसी भी रीजन से, वो ब्लैंक है, खाली है या पेयर्ड नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली जो वीबीटी थी हमारी, वीबीटी ने 2 ही चीजें बताई, ठीक है। वीबीटी ने एक तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बहुत आसानी से दे दिया हमें, और दूसरा जो कंसेप्ट वीबीटी ने हमें दिया, ज्योमेट्री के बारे में बता दिया, और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक भी बहुत हद तक हमें बता दिया, ठीक है। लेकिन वीबीटी भी किन्हीं चीजों में फेल हो गई। वीबीटी का बेस जो लिमिटेशन था, सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन था जिस वजह से वीबीटी फेल हो गई, ठीक है, वो क्या था कि वो ये नहीं बता पाई कि जो कंपाउंड बनने वाला है वो कलर कंपाउंड होगा या कलरलेस कंपाउंड होगा, वो एनर्जीज को डिफाइन नहीं कर पाई, ठीक है। बहुत सारे एजम्पशंस थे उसमें, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एजम्पशंस ही एजम्पशंस हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन इसने नहीं दिया मैग्नेटिक डाटा का, मैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, डायामैग्नेटिक इन नेचर है, वो नहीं बताया इसने। कलर नहीं बताया इसने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो लाइगेंड्स होते हैं उनकी वजह से कलर आता है, लेकिन अगर कोई कलर लेस कंपाउंड है तो उसका कलर क्यों डिसअपियर हुआ है, ठीक है, या किसी केस में वो कलरलेस नहीं है, वो कलर्ड कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये भी वो नहीं बता पाया। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाया, और इसी वजह से हमारी इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो हमें ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर रही थी, जो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने में हेल्प कर रही थी, हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के या कॉम्प्लेक्स को देख के बता सकते हैं वो इनर कॉम्प्लेक्स है, वो आउटर कॉम्प्लेक्स है, बेस्ड ऑन इट्स हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर फेल होने जा रही थी। अब बेसिकली इसने लाइगेंड्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया कि वीक लाइगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स है। तो अब यहाँ पर एक थ्योरी आई, अब लिमिटेशंस तो हमें पता चल गई, वर्नर थी, वर्नर फेल हुई तो वीबीटी आई, अब वीबीटी फेल हुई, फेल इन सेंस कुछ कंसेप्ट्स में वीबीटी ही काम करेगी, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स जहां पे वीबीटी काम नहीं कर सकती, वहां पे कौन सी थ्योरी काम करेगी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। अब बेसिकली जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली जो अरेंज की गई है वो इनके किस लाइगेंड के वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस पे की गई है, तो इसका मतलब
सबसे पहले यहाँ पे I है, फिर Br, SCN माइनस, Cl माइनस, S2 माइनस, N3 माइनस, F माइनस, ONO नाइट्रो, जिसे O नाइट्रो बोला जाता है, OH हाइड्रोक्सी, ठीक है, SO4 माइनस 2 NO4, यहाँ पे हमारा कार्बोनेट आ गया है, फिर हमारा O माइनस 2 आ गया है, वो आ गया हमारा, ठीक है, EDTA मोस्ट इंपॉर्टेंट, EDTA माइनस 4, जिसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, हेक्सा डेंटेट, ठीक है। अमाइन यहाँ पे हमारे पास आ गया है, उसके बाद EN हमारे पास आ गया है, जिसकी डेंसिटी क्या है, डाइडेंटेट, ठीक है। NO2 माइनस ग्रुप यहाँ पे आ गया है, CH3 आ गया, CN साइनाइड आ गया है, लास्ट में CO, और यही रीजन था CO सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, NH3 एक मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन तब भी ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, CO तो आपका लास्ट में है, मतलब ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, और वीकेस्ट कौन है हमारा, I माइनस, मतलब आयोडीन या आयोडाइड, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि ये लाइगेंड्स की तरह वर्क करेंगे तो इनके नेम तो चेंज होंगे ही होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो CO है, इसी वजह से CO को हम मेटल कार्बोनल्स के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। मेटल कार्बोनल्स, जैसे कार्बोनल्स जहाँ पे CO आ जाता है, ठीक है, तो जैसे Fe CO4, Fe CO5, CO6, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेटल कार्बोनल्स जहां पर लाइगेंड के फॉर्म में कौन होता है, CO होता है, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम मेटल कार्बोनल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और उनके पॉलीहाइड्रोजन भी हम स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, जहां से हमारे पास अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाला है, जहां से हमें क्वेश्चन मिलना है, वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि VBT तो काम कर रही थी, लेकिन लिमिटेशन कहाँ पे आई, लिमिटेशन हमारे पास आई कि वो कलर कंपाउंड कब देगी और कलरलेस कंपाउंड कब देगी, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजों में एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होगा, वीक लाइगेंड है तो वीक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये सब कुछ हमारा जो थ्योरीज थी, ये हमारी कभी भी VBT नहीं एक्सप्लेन कर पाई, और यही उसके लिए ड्रॉबैक बन गया। उसके बाद जब भी किसी एक थ्योरी के लिए ड्रॉबैक बनता है तो वो दूसरी थ्योरी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो अब आई हमारी एक थ्योरी जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे कि इसका नाम ही है क्रिस्टल, क्रिस्टल कलरलेस भी होते हैं और क्रिस्टल कलर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो इनकी अपनी एक फील्ड है, तो फील्ड कैसे जनरेट होगी, फील्ड कैसे वर्क करेगी, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान देने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, बहुत हार्ड एंड टफ कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे बस दो लेवल आप पढ़ेंगे, एक T2G होता है और एक EG होता है। कैसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, dz स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या है, EG, ठीक है। और ये जो dyz है, dxz है, dxy है, ये क्या है, T2G। अब कैसे आप पता लगाओगे, अब मैम ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, कहाँ EG है, कहाँ T2G है, कहाँ वो प्लस होगा, कहाँ वो माइनस होगा, ठीक है। और किन दो बेसिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ना है, VBT में भी मैंने आपको बताया है, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल, जिसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आता है, sp3, ठीक है। वहीं पर अगर हम क्रिस्टल फील्ड में देखें तो T2G हमारे पास एक नया टर्म आ रहा है, EG, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। अब एनर्जी लेवल्स तो ठीक है मैम, ये तो d ऑर्बिटल्स हैं। अब d ऑर्बिटल्स अगर ये हैं तो d ऑर्बिटल्स में मैंने आपको बताया था, ये पांचों के पांचों जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये x एक्सिस और y एक्सिस पे है, ठीक है, और ये z एक्सिस पे है, ठीक है। लेकिन ये y और z के बीच में है, ये x और z के बीच में है, ठीक है, और ये x और y के बीच में है। तो जब बिटवीन होंगे, बीच में होंगे, तो आप याद रख सकते हैं T2, T2 मतलब बिटवीन, T से आप क्या रख सकते हैं, बिटवीन। तो बिटवीन जब इनकी ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, जब इनकी शेप ज्योमेट्री इस तरीके से बनेगी d ऑर्बिटल्स की, तो वो कैसी एनर्जी कंटेन करेंगे, T2G, ठीक है। और जो हमारे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है, वो कैसी एनर्जी कंटेन करेंगे, हमारे EG, ठीक है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। अब
इतने के बेस पे तो हम वीबीटी को नहीं मना कर सकते थे कि नहीं वीबीटी अब फेल होती जा रही है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि इसी बेस पे वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर लाइगेंड्स ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग तरीके से वर्क करेगा, टेट्राहेड्रल के लिए अलग तरीके से वर्क करेगा। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा डिस्टेंस भी उतना ही होता जाएगा लेवल के बीच में। कुछ कंसेप्ट यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको माइंड में फीड रखने हैं कि कहाँ पे वैल्यू प्लस रहेंगी, कहाँ पे माइनस रहेंगी। जैसे डी ऑर्बिटल्स एंड लाइगेंड इंटरेक्शन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। देखो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल में Eg हमेशा ऊपर रहेगा और T2G हमेशा नीचे रहेगा। T से आप टेट्राहेड्रल याद कर लेना, तब आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, T से अगर हम टेट्राहेड्रल देखें तो T2G उसमें कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और Eg कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। अब देखो ये हमारी सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी प्लस रहेगी, सेंटर पॉइंट से जब नीचे जाएगा तो एनर्जी माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जो भी कंपाउंड हमारे पास है ये दो अलग अलग एनर्जी लेवल हैं, ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर है तो जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो ये एक्स एक्सिस और वाई स्क्वायर के अलोंग है। लेकिन यहाँ पर ये बिटवीन में है, इसका जो इसका स्पिन है वो कहाँ है, बीच में है। तो ये जो ऑर्बिटल्स कहलाती हैं ये कहलाती हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन यहाँ पे हमें दो ही तरीके के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने हैं बेसिकली, एक तो ऑक्टाहेड्रल और एक हमारा होने वाला है टेट्राहेड्रल। अब इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है माइंड में। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। कैसे आप याद रखेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया। जब ऑर्बिटल बीच में बनेंगे, ठीक है, जब उनकी ज्योमेट्री बीच में बनेगी तो बीच में बनने की वजह से वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, T2G, और जब वो अपने ही स्पिन में वर्क कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे Eg। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऊपर वाला हमेशा प्लस, नीचे वाला माइनस। टेट्राहेड्रल में भी ऊपर वाला हमेशा प्लस, ठीक है, और नीचे वाला हमेशा माइनस। अब किस केस में क्या आएगा, यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या आता है, हमारा यहाँ पर आएगा Eg और यहाँ आएगा T2G। ठीक है, अगर वही बात हम करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तो वहां पर बस ये एनर्जी जो लेवल है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पर आ जाएगा T2G और यहाँ आ जाएगा Eg। ठीक है, अब जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा, ये जो एनर्जी लेवल है ये उतना ही दूर हो जाएगा। ठीक है, जितनी जितनी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस, अभी हम देखेंगे अगर हमारे पास दो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एक में हमने वीक लाइगेंड यूज किया है, एक में हमने स्ट्रॉन्ग लाइगेंड यूज किया है। जैसे एक में हमने आई यूज कर लिया, अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, एक में हमने आई यूज कर लिया और एक में हमने CO यूज कर लिया। तो हमें पता है CO तो एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, हमने यहाँ पे H2O यूज कर लिया और यहाँ पे CO यूज कर लिया, ठीक है, एज अ लाइगेंड। तो CO के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, जो डिफरेंस होगा डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के बीच में वो ज्यादा हो जाएगा, वेदर वो कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल ही होगा, वेदर वो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री D2sp3 भी हो सकती है, sp3D2 भी हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल उसकी ज्योमेट्री है, हम श्योर हैं इस बारे में। लेकिन उनका जो लेवल है किस किस के बीच में, Eg और T2G के बीच में, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब हमारे पास कैसा लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। और जब हमारे पास लाइगेंड वीक है तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, ये जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आपको माइंड में फीड रखना है। ठीक है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स जो होंगी हमारी, उनका जो एनर्जी लेवल होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अब बात से यहीं पे तो खत्म होती नहीं है, सिर्फ टेट्राहेड्रल के बारे में कैसे वो बता सकते हैं। अब बेसिकली देखो, ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है, यहाँ पर ये हमारी डी ऑर्बिटल्स फ्री आयंस हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास कितनी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे,
5 ऑर्बिटल्स हैं। एनर्जी जैसे ही थोड़ी सी मिलेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगी हमारे पास और स्प्लिटिंग हो जाएगी, अलग हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, अब ये दोनों जब अलग होने वाले हैं तो मैंने आपको बताया था, अभी बताया है कि जब टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो T से आप T रिलेट कर सकते हो और जो T2G होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और T2G में हमारे कौन से आते हैं, जो बिटवीन वाले होते हैं, मतलब D XY, D YZ एंड D XZ, ये तीनों ही ऑर्बिटल्स हमारी किस में आ रही हैं, T2G में। ठीक है, और dx² y² और dz² हमारी किसमें आ रही है, Eg में। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये उल्टा होने वाला है, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। तो T2G हमारा कहाँ चला जाएगा, T से T आप रिलेट कर लो, माइंड में इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइंड में जैसे ही आपके यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म होगा वैसे ही आपको इस टॉपिक में, इन थ्योरीज में कोई डाउट रहेगा ही नहीं, क्योंकि जो मेन टॉपिक है जहां पे बच्चे गलती कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग भी कर सकते हैं, वैसे तो अब नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जहां पे बेसिकली गलती होती है और जहां से क्वेश्चन उठ रहा है वो बेसिकली यही कंसेप्ट है कि किस कंपाउंड में, टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, T2G नीचे होगा। ठीक है, और टेट्राहेड्रल में T से T क्लियर करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो T2G कहाँ होगा हमारा, ऊपर होगा। ठीक है, अब मैम ऊपर हो जाए नीचे हो जाए बात तो एक ही, ऑर्बिटल्स तो सेम है, ऑर्बिटल्स सेम नहीं है, एनर्जी लेवल डिफरेंस है। ऊपर जब भी 0 पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जब भी वैल्यू ऊपर होगी, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जब नीचे होगी तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, जो ऊपर के लिए वैल्यू होती है वो 2/5 डेल्टा टी होती है। डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कितनी चेंज आ रहा है, ठीक है, एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। और 2/5 क्यों हुआ है, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स नीचे हैं, जितनी लेफ्ट आउट हो जाती हैं उतनी ऑर्बिटल्स का पोर्शन लेते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, 3/5 डेल्टा टी। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली 3/5 देखिए उल्टा चलेगा, ऑपोजिट ये वर्क करेगा। बेसिकली जब हमारे पास डी ऑर्बिटल्स थे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हमने इससे क्रिएट करी, ठीक है, यहाँ पे हमारा गया 3 और यहाँ पे हमारे गए 2, ठीक है, यहाँ हमारा आ गया Eg और यहाँ पे आ गया हमारा T2G, इतने में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और T2G कैसे आप रिमाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताया है, हम पढ़ रहे हैं टेट्राहेड्रल, T से आप T कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल में ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, ये वैल्यू रहेगी नेगेटिव, और यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल से निकाल रहे हैं हम एनर्जी चेंज, तो बेसिकली डेल्टा टी हो जाएगा। अब ये जो डेल्टा टी और T2G और Eg है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, अगर हमारे पास लाइगेंड जो प्रेजेंट है हमारे कॉम्प्लेक्स में वो स्ट्रॉन्ग है तो ये एनर्जी क्या बढ़ जाएगा, और अगर हमारे जो लाइगेंड है वो वीक है तो वो क्या हो जाएगा, पास आता जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें तो इसका जो एनर्जी होगा ये वाला, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स आपकी आ गई हैं, कितनी बची, 5 में से 2, ठीक है, आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, और इधर कितनी बची, 3/5, ठीक है, डेल्टा टी, डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब बेसिकली यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे मैम क्या थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, थ्योरी के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल पूछी जा सकती है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, किसको हम T2G कंसीडर करेंगे, क्यों हम Eg कंसीडर करेंगे, ये बोला जा सकता है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है इस रिलेशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4/9 और डेल्टा ओ, इट्स डेल्टा ओ,
ठीक है, ये डेल्टा टी है, मतलब डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है किसके लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जिसमें कौन ऊपर रहेगा, T2G, मतलब T2G की जो वैल्यू होगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहीं पर अगर आप देखो डेल्टा O मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर T2G की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो नीचे आ गया है, चेंज तो यहीं पर आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसकी वैल्यू में भी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक रिलेशन है जिसके बेस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक दो बार देखे गए हैं। डेल्टा टी मतलब जो एनर्जी लेवल में चेंज है टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स का, ठीक है, डेल्टा ओ। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स 4/9, ये तीन वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी, लाइक 4/9 तो फिक्स ही है, ठीक है। डेल्टा ओ की वैल्यू आपको गिवन होगी, और अगर डेल्टा ओ आपको फाइंड आउट करना है तो डेल्टा टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखा जा रहा है एक दो साल में, प्रीवियस ईयर्स में, यहीं से आपको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देखा जा रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये हमारा जो नॉर्मल कंसेप्ट हैं, ये तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें सीएफटी की, तो हमने ये देख लिया, ठीक है, हमने एनर्जी लेवल्स देख लिए। ये रिलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को जब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेसिकली आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, हमारी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हो गई हैं, वर्नर्स थ्योरी हो गई, हमारी वीबीटी हमारी हो गई है, सीएफटी हमारी हो चुकी है, आज ये थ्योरी हमारी कंप्लीट होती जा रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक कलर कंपाउंड्स का वो है, वो भी मैं आपको बेसिकली क्लियर करती जा रही हूँ। ठीक है, तो देखो हमने वीबीटी हम एक साइड देखते हैं और एक साइड देखते हैं हम सीएफटी। तो बेसिकली देखो, एक साइड हम देख रहे हैं वीबीटी, एक साइड हम देख रहे हैं सीएफटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल थ्योरीज। ठीक है, वीबीटी ने हमें क्या क्या दिया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ही हमने क्या पता लगा लिया, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक sp3, ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, D2sp3 एंड sp3 D2, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल। यही दोनों ज्योमेट्रीज आपकी वीबीटी में भी इंपॉर्टेंट है और यही दोनों थ्योरीज आपकी सीएफटी में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट चेंज हो रहा है, स्टडी पॉइंट चेंज हो रहा है, जो सेंटर एम है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें पता चल रहा था ज्योमेट्री से हम यहाँ पे क्या क्या निकाल सकते हैं, हम उसका मैग्नेटिक नेचर भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन एक नियर अबाउट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पेयरिंग और अनपेयरिंग डाटा है, जैसे हमें पता है कि अगर डी ऑर्बिटल्स पेयर्ड हैं तो जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, कलरलेस, और कैसा होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। हमेशा ध्यान रखिए, सिमिलैरिटीज में आपको दोनों चीजें याद करनी पड़ती हैं, डिफरेंस में आप हमेशा एक का याद कीजिए, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, लेकिन पॉइंट्स एक के याद कीजिए। ठीक है, अब जैसे हमें पता चल गया कि डी ऑर्बिटल कलरलेस होंगी तो डायमैग्नेटिक इन नेचर होंगे, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जब पेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगी। वहीं पर अगर आपके पास कुछ जाता है अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स का, तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा वो कैसा बनाएगा, कलर्ड कंपाउंड बन जाएगा, और कलर्ड कंपाउंड के साथ जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा है।
उसके बाद अगर हम बात करें CFT की, ठीक है, तो CFT का बेसिकली क्या होता है क्राइटेरिया क्रिस्टल फील्ड का। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, टेट्राहेड्रल क्ले एंड ऑक्टाहेड्रल क्ले। टेट्राहेड्रल क्ले अगर आप देखोगे तो आपको दो एनर्जी लेवल डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स का T2G और EG, इनकी पोजीशन, सिर्फ इनकी पोजीशन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्यों कर रही है पोजीशन इंपॉर्टेंट रोल? क्योंकि सेंटर से अगर ऊपर की तरफ स्प्लिटिंग होगी तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, अगर नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो T2G टेट्राहेड्रल में T2G किधर होगा? ऊपर, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएगा? T2G किधर आ जाएगा? नीचे, तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक रिलेशन हमने देखा, डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है वो 4/9 होती है ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी के। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम यहाँ पे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने जितनी भी थ्योरीज थी वो सब कवर किया है। हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर किया है, हमने कलर कंपाउंड्स क्लियर किया है। तो आज हमारा ये चैप्टर इस पॉइंट पे खत्म होता है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें हम नॉमेनक्लेचर रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसमें हम बीबीटी और सीएफटी के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी को बेसिकली सारा ये टॉपिक स्टडी करना है, सारा से दोबारा से रिवाइज करना है, सारे पॉइंट्स को एक बार से अरेंज करना है। ठीक है, रिवाइज करना है रिवीजन प्रैक्टिस में। ठीक है, आप लोगों को करना है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में ऐसे नहीं है कि आप लोग को डेफिनेशंस लर्न करनी है, आपको एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनानी है, उसमें हर एक चीज को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल मेटल की पोजीशन, काउंटर आयन। ठीक है, काउंटर आयन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। सेंट्रल मेटल आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, लाइगेंड्स आपको प्रेजेंट करने हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बेस पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवीजन के लिए वो आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के रूल्स आपको पता है इंटरचेंज करके करने हैं, और मैंने आपको ये भी बताया जब काउंटर आयन पहले होता है तब हमारा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब हमारे पास नेगेटिव ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तब भी जो सेंट्रल मेटल होता है उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, लाइगेंड्स, अगर लाइगेंड्स की फॉर्म में Cl प्रेजेंट है या कोई सा भी लाइगेंड है जो काउंटर आयन की तरह बिहेव भी कर सकता है और लाइगेंड की तरह बिहेव भी कर सकता है, तो जब वो लाइगेंड की फॉर्म में बिहेव करता है तब उसमें बेसिकली आइडो लग जाता है। लेकिन जब वो बेसिकली लाइगेंड की फॉर्म में वर्क नहीं कर रहा होता, काउंटर आयन की फॉर्म में वर्क कर रहा होता है, तब उसमें ऐसा कोई भी नेम चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरी जो हमें पढ़नी है बेसिकली, मतलब हमने जो नॉमेनक्लेचर में जो रूल याद रखना है वो ये रखना है, काउंटर आयन अगर पहले आया तो उसको पहले लिखेंगे, अगर बाद में आया है तो बाद में लिखेंगे। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे हमें इसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट्स के बीच में वन बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हमें जो जंप करना है आफ्टर नॉमेनक्लेचर, ठीक है, वो करना है वीबीटी पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको बेसिकली दो के एग्जाम्पल्स, विद एग्जाम्पल्स आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड में आपको बस ये ध्यान रखना है कि T2G ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, EG ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वैल्यू कब ऊपर आती है, कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। अगर ये कंसेप्ट आप क्लियर रखते हैं तो इस चैप्टर में आपको 7/7 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, इवन आप खुद भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चैप्टर हम इस तरीके से एंड करते हैं, और बेसिकली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेकर आऊंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंटेक्स क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।